हरिओम। मैं आचार्य सूरज कुमार, संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रयत्न विधान। पढ़ाई शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे आज 21 सितंबर जो कि आज एसटीटी का आंसर की जारी हुआ। पेपर 1 में कुछ प्रश्न गलत था और पेपर 2 में जो 14 को परीक्षा हुई थी उसमें कुछ ज़्यादा ही प्रश्न गलत था। पेपर 1 का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, किस पे आपत्ति करना है आपको। पेपर 2 का वीडियो कल सवेरे तक अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आप जो भी मिला लिए हैं, जो अंदाज़ा लग रहा है आपको, हाँ आप 75 पुरुषों में आप क्रॉस कर रहे हैं, 75 नंबर से अधिक आ रहा है पुरुष वर्ग में, तो आप निश्चिंत हो जाइए। महिलाओं में अगर 60 नंबर से ज़्यादा आ रहा है, फीमेल में अगर 60 नंबर से ज़्यादा एसटीटी में आ रहा है, तो निश्चिंत होकर आप पूरा जोर शोर से बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सीटों की संख्या कम है और अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। इस हिसाब से आपको जोर शोर से बीपीएससी में लग जाना है। जो पढ़ रहे हैं यहाँ उसको तेज़ी से कॉपी में नोट करना है, दिमाग में चलाते रहना है, भूलना नहीं है। ऐसे आपको प्रयास करना है और इसके लिए जितना प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूँ उतना प्रयास आपको स्वयं के लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों के प्रयास से बीपीएससी सफल होगा, क्योंकि वहाँ एक एक नंबर का बहुत महत्व रखेगा। तो हम ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रयत्न विधान। इससे पहले कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण विचार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हम लोग कल पढ़े थे। थोड़ा रिकैप जरूरी है। रिकैप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्याकरण जो है हर एक पार्ट जो है, हर एक अगला पार्ट जो है पिछले पार्ट से संलग्न होता है, उससे संबद्ध होता है। अगर आप पिछले पार्ट को याद रखेंगे तभी अगले पार्ट को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे ही व्याकरण समझने का सबसे अच्छा आसान तरीका है, जो आप पढ़ चुके हैं उसको ध्यान में रखना। तो वर्ण विचार कल पढ़े थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हम लोग पूरा मूल स्वर, संयुक्त स्वर, हाँ, हर स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये सब लोगों ने कल पढ़ा था। फिर आपका व्यंजन में पढ़े थे हम लोग, 3 व्यंजन होता है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और चतुर्थ, जो कि व्याकरण शास्त्र में, महेश्वर सूत्र में नहीं है, संयुक्त व्यंजन, वो भी हम लोग पढ़े थे। तो ये सब आपको एक बार फिर से आप कल वाले पाठ को रिकैप कर लीजिएगा, ताकि ये पाठ को आप अच्छे से और बेहतर समझें। शुरू करते हैं आज का पाठ। ये प्रयत्न विधान होता क्या है देखेंगे हम लोग। प्रयत्न लिखा हुआ प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न। क्या? प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न, मतलब ये कि वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को ही प्रयत्न कहते हैं। जो हम अ, आ, क, ख जो वर्ण बोलते हैं, जो वर्ण बोलने की जो चेष्टा करते हैं हम लोग, जो भी क, ख, ग, घ जो भी बोलते हैं, जो भी वर्ण बोलते हैं, तो बोलता है वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को ही प्रयत्न कहा जाता है। यानी वर्णों का उच्चारण करते समय भीतर से जो आने वाली वायु के साथ जिह्वा का मुख के अनेक अवयवों, मुख के अंदर जो कंठ, तालु, हाँ, जो भी अनेक अवयव हैं, सबके साथ प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। बिना तालु में निश्चेगा तो कुछ तालव वर्ण नहीं बोला जाएगा, दंत में निश्चेगा तो दंत का वर्ण नहीं बोला जाएगा। तो जब भी हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मुख के जितने अंदर अवयव हैं, कहीं ना कहीं उससे संपर्क होता है, तब वो वर्ण बोला जाता है। उसी विशेष चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। जो गूंगे होते हैं वो चेष्टा नहीं कर पाते तो नहीं बोलते हैं। अगर वो भी चेष्टा करेंगे, उनका भी मुख के अवयव जो हैं, उनका भी जीभ तालु से, दंत से सही रूप से चलेगा तो वही बोल पाएंगे। तो प्रयत्न मतलब यही प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। क्या? प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न, मतलब वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को ही प्रयत्न कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखते हैं आगे हम लोग। कहता है प्रयत्न के भेद। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन सा होता है भाई? तो होता है आपका आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ये आपको याद रखना है, प्रश्न प्रयत्न से आएगा। और मेरा अंदाजा, अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने मात्र 6 वीडियो में आपका एसटीटी पेपर 1 कंप्लीट कराया हुआ था। और 6 वीडियो में, अगर आप अभी भी वीडियो उपलब्ध आप यूट्यूब चैनल पर अगर देखेंगे आप, तो एसटीटी का 80% प्रश्न सेम टू सेम टच हो गया था, मिल गया था। तो मेरा जो अनुमान, ऐसा लगता है कि जो अनुमान करते हैं कि पढ़ाते हुए
कई साल हो गया, तो अनुमान अब बिहार के जो टीचर जो प्रश्न सेट करते हैं उनके नस से थोड़ा वाकिफ हो गए कि वो क्या प्रश्न दे सकते हैं। तो प्रयत्न से भी एक प्रश्न रहेगा, जैसे वर्ण से मैंने कल पढ़ाया था, वर्ण विचार से एक प्रश्न रहेगा, तो प्रयत्न से भी एक प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रयत्न के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो भाई आभ्यंतर प्रयत्न और कौन कौन और बाह्य प्रयत्न, ये दो प्रयत्न होता है, आपको ध्यान रखना है। आभ्यंतर प्रयत्न होता क्या है, ये प्रयत्न क्या होता है वो देखना है। बोलते जिसका कार्य मुख के भीतर होता है, जो वर्ण हम बोलते हैं लेकिन मुख के भीतर, मतलब मुख के भीतर जो इसका कार्य होता है उसे आभ्यंतर कहते हैं। मुख के भीतर जो कार्य किया जाए उसको कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। और आभ्यंतर प्रयत्न भी 5 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो भाई स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत और संवृत, ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। फिर से समझेंगे हम लोग। प्रयत्न के 2 भेद, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर के 5 भेद। ऐसे थोड़ा और तरीके से समझने के लिए याद कीजिए कि देखिए, दादाजी कौन है? प्रयत्न। प्रयत्न के 2 पुत्र कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। अब आभ्यंतर के भी 5 पुत्र और बाह्य के 11 पुत्र, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, बाह्य के 11 पुत्र। समझे? तो दादा कौन हो गया? दादा हो गया आपका प्रयत्न। प्रयत्न हो गया आपका दादाजी हो गए। उसके 2 पुत्र आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर के 5 पुत्र, यहाँ पे यह है आपका आभ्यंतर के 5 पुत्र और बाह्य के 11 पुत्र, 11 भेद। पहले आभ्यंतर के 5 पुत्र जो हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर बाह्य के जो 11 पुत्र हैं, 11 भेद हैं, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। इसको ना एक कॉपी में श्रृंखला बना के आप लोग लिख लीजिएगा तो और बेहतर याद होगा। जब नोट्स, आप PDF नोट्स उपलब्ध हो गया है, डाल दिए हैं उस पर, तो उसको देख लीजिएगा। और अपने से जब कोई भी चीज़ आप देखने के बाद नोट्स को स्वयं से लिखते हैं तो और बेहतर याद होता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है वो। ठीक है, देखते हैं आगे कि प्रयत्न के जो 5 आभ्यंतर प्रयत्न के जो 5 भेद हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है? स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत और संवृत। पहले पढ़ने के क्रम में बाह्य प्रयत्न को देखते हैं। बाह्य प्रयत्न क्या होता है? तो बाह्य प्रयत्न कहा जाता है वर्णों के उच्चारण का वह यत्न, वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है। जो फेफड़े से लेकर कंठ तक जो भी वर्ण हम बोलते हैं और उसका उच्चारण का स्थान कहाँ तक होता है? फेफड़ा से लेकर कंठ तक, उसे ही हम लोग बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मतलब मुख से बाह्य होने की अपेक्षा इसे बाह्य कहा जाता है। और इसके भी 11 भेद हैं। इसके 11 भेद को भी हम लोग आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लेकिन देखते हैं क्या क्या नाम है 11 भेद का। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। देखिए, लग रहा होगा थोड़ा सा कठिन, अगर याद नहीं तो कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा ना तो आपके दिमाग में स्क्रीनशॉट की तरह बैठ जाएगा। फिर आप भूलिएगा नहीं, बस 2-3 बार, एक बार लिखना है, 2 बार आप पढ़ लीजिए, बैठ जाएगा। भाई आभ्यंतर के 5 भेद, आभ्यंतर के 5 भेद और बाह्य के 11 भेद, बस 2 बार पढ़ना है और 1 बार लिख लेना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे पहले आभ्यंतर के 5 पुत्र के बारे में, 5 भेद के बारे में। आभ्यंतर का जो पहला भेद है वो है स्पृष्ट। क्या है वो? स्पृष्ट। ये क्या कहता है? ये कहता है आपको, देखेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न में जीवा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पृष्ट प्रयत्न यानी स्पर्श वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, स्पृष्ट हम पहले बता देते, आभ्यंतर का मतलब ही होता है जो कार्य मुख के भीतर होता हो। जो कार्य मुख के भीतर होता है उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, कह रहे थे, जो कार्य मुख के भीतर होता है। तो उसका पहला भेद है स्पृष्ट। स्पृष्ट को ऐसे समझिए, स्पृष्ट या स्पर्श, स्पृष्ट या स्पर्श। बोलता है कि भाई जो जीवा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हो उसे ही हम स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। क से म तक जो हम लोग कल पढ़े थे, स्पर्श वर्ण पढ़े थे ना, क से म तक जो 25 वर्ण आता है उसको ही कहते हैं स्पृष्ट प्रयत्न।
स्पृष्ट प्रयत्न के कारण ही हम लोग इस 25 वर्ण स्पर्श वर्ण को बोल पाते हैं, उच्चारण कर पाते हैं। इसलिए कहा भी गया है, क्या कहा गया है, तो स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाना, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाना, याद रहेगा। ठीक है। दूसरा है आपका ईषत स्पृष्ट। क्या दूसरा? ईषत स्पृष्ट। इसको देखेंगे आप कि ईषत का अर्थ ही होता है थोड़ा। ईषत का क्या अर्थ होता है? तो थोड़ा। ईषत का अर्थ होता है थोड़ा, यहां लिखा हुआ है। और स्पृष्ट का अर्थ होता है छुआ गया। तो ईषत स्पृष्ट मतलब इस प्रयत्न में जो जीवा स्थान, जो जीवा है, उच्चारण स्थान को थोड़ा ही स्पर्श करती है। क्या? थोड़ा स्पर्श करती है। और इसमें कौन से वर्ण आते हैं? तो अंतःस्थ वर्ण। हम लोगों ने हमें बताया ना, हर एक पाठ दूसरे जो पिछला पाठ है उससे संबंध रखता है, संबंध स्थापित करता है। आपको मालूम होना चाहिए अंतःस्थ वर्ण 4 वर्ण होते हैं, य र ल व, य र ल और व, ये अंतःस्थ वर्ण होते हैं। इसलिए कहा गया, क्या कहा गया? तो कहा गया है ईषत स्पृष्टम अंतःस्थानम, ईषत स्पृष्टम अंतःस्थानम। बोलता है कि ईषत का अर्थ ही होता है थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ होता है छुआ हुआ। जिह्वा जो है उच्चारण संग थोड़ा सा स्पर्श करती है, इसलिए उसको ईषत स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। और ईषत स्पृष्ट वर्ण में कौन कौन सा आता है? य र ल व। ये कैसे याद रहेगा? तो अंतःस्थ वर्ण आपको याद रहेगा, तो आपको याद रहेगा ईषत स्पृष्ट, थोड़ा सा जो जीवा उच्चारण संग स्पर्श करे उसको कहते हैं ईषत स्पृष्ट। ईषत मतलब थोड़ा, स्पृष्ट मतलब छुआ हुआ, इसलिए लिखा हुआ ईषत स्पृष्टम अंतःस्थानम। क्या है? ईषत स्पृष्टम अंतःस्थानम। ऐसे आप इस जो सुक्ति है इसको ऐसे याद रखिएगा ना, तो याद भी रहेगा आपको कि आभ्यंतर प्रयत्न के जो 5 भेद होते हैं, इसमें स्पृष्ट को स्पर्श, जितना 25 वर्ण है स्पर्श वर्ण में, उसको स्पृष्ट प्रयत्न के द्वारा उच्चारण करते हैं। ईषत स्पृष्ट में जो है अंतःस्थानम या अंतःस्थ वर्ण आता है। कौन कौन सा आता है भाई? तो य, हाँ, र, ल और व, ये आता है ईषत स्पृष्ट में। ठीक है। आगे देखेंगे तीसरा। तीसरा है आपका विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। इसके उच्चारण में मुंह को खोलना पड़ता है। विवृत का अर्थ ही होता है खुला हुआ, इसके उच्चारण में मुंह को खोलना पड़ता है। और यह प्रयत्न स्वरों का है। क्या? स्वरों का प्रयत्न है। मतलब जितने भी स्वर, जो 9 स्वर होते हैं संस्कृत व्याकरण के शास्त्र के अनुसार, जो 9 स्वर होते हैं, हाँ, अ ई उ री री ए ओ औ, ठीक है, ये जो 9 स्वर होते हैं ये विवृत प्रयत्न से उच्चारण करते हैं। इसलिए कहा भी गया है विवृतम स्वरानाम, विवृतम स्वरानाम। प्रश्न कैसे आएगा इसमें? तो प्रश्न ऐसे आएगा कि भाई जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण का प्रयत्न कौन सा है, निम्न में से कौन सा है? विकल्प दे देगा स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत या ईषत विवृत। तो आप बताइएगा कि स्वर वर्ण का जो प्रयत्न स्थान है वो कौन सा है भाई? तो विवृत। इसलिए इसको ऐसे याद करना है आपको, डिटेल में याद कीजिए। जैसे क्या प्रश्न पूछेगा कि य र ल व, चारों द्वितीय वर्ण बोलेगा, इसका प्रयत्न स्थान कौन सा है? हाँ, आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता ही, लेकिन कौन सा है? तो विकल्प रहेगा आपका विवृत, ईषत विवृत, ईषत स्पृष्ट या स्पृष्ट। तो क्या बताएंगे? य र ल व अंतःस्थ वर्ण किस में आता है? तो ईषत स्पृष्ट में आता है। तो प्रश्न इसी प्रकार का बनता है, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। और चौथा जो है आपका इसमें, यह है आपका ईषत विवृत। पहले क्या था? ईषत स्पृष्ट। ईषत मतलब होता है थोड़ा, स्पृष्ट मतलब छुआ गया। अब ईषत विवृत, विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। तो ईषत मतलब थोड़ा, विवृत का अर्थ खुला हुआ। देखिए इसको और अच्छे समझते हैं। ईषत विवृत, ये ईषत का अर्थ होता है थोड़ा और विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। बोलता वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को ईषत विवृत कहते हैं। मतलब चारों उष्म वर्णों का जो प्रयत्न ईषत विवृत से ही उच्चारित होता है। चारों उष्म वर्णों का प्रयत्न किससे उच्चारित होता है? तो ईषत विवृत से। उष्म वर्ण कौन कौन सा? जिससे घर्षण उत्पन्न होता है। कल बताए थे वर्ण में, क्या बताए थे? जिसमें घर्षण उत्पन्न होता है, श, श, स और ह। ये तालव श, मूर्धन स, दन स और ह, ये 4 वर्ण कौन सा है? उष्म वर्ण। और ये अगर पूछेगा तालव स, ऐसे प्रश्न एक ही वर्ण रहेगा, तालव स का उच्चारण
प्रयत्न कौन सा है, उच्चारण अगर पूछेगा कौन सा वर्ण है तो आप उस वर्ण तो बता देंगे, लेकिन बोलेगा उच्चारण प्रयत्न कौन सा है, तब बताइएगा ईशत विवृत है। ईशत कहा भी गया है ईश विवृतम उष्मनाम, ईश विवृतम उष्मनाम, मतलब जो उष्म वर्ण जो होता है श, श, स और ह, तालव्य, मृदंश, दंश और ह, ये 4 वर्ण जो होता है वो उसका प्रयत्न स्थान कौन सा है, तो ईशत विवृत। ईशत का क्या अर्थ होता है, तो थोड़ा, वृत्त का अर्थ होता है खुला हुआ। ठीक है, समझ गए। और आभ्यंतर प्रयत्न में जो है 5वां जो भेद है वो है संवृत का। क्या है, संवृत। मतलब संवृत का अर्थ होता है ढका हुआ या बंद। क्या होता है संवृत का अर्थ, ढका हुआ या फिर बंद, ढका हुआ या फिर बंद। ठीक है, तो इसमें वायु का जो मार्ग होता है वो बंद रहता है। इसका प्रयोग केवल हर्ष अ के उच्चारण में होता है। जो संवृत जो वर्ण है इसका प्रयोग सिर्फ हर्ष अ, जो अ हम लोग बोलते हैं ना, जो स्वर वर्ण है अ, उसके उच्चारण में ही संवृत होता है। मतलब इसके अलावा अ के अलावा संवृत का नहीं। और प्रश्न भी जो ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में जो पूछा जाता है वो संवृत वर्ण ज़्यादा पूछा जाता है, संवृत प्रयत्न के बारे में। मतलब संवृत प्रयत्न में, संवृत प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है। क्या प्रश्न रहेगा कि संवृत प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण रहता है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं, स्पृष्ट का पूछेगा तो बोलेंगे 25 वर्ण जो स्पर्श वर्ण होता है। पहला भेद है अभ्यंतर का स्पृष्ट, उसमें 25 वर्ण आता है। ईशत स्पृष्ट पूछेगा तो आप बोलिएगा अंतः स्थान, मतलब अंतः सवर्ण य र ल व आता है। विवृत में 9 स्वर आता है, ईशत विवृत में उष्म वर्ण आता है। लेकिन संवृत जो 5वां है इसमें बोलेगा कौन सा वर्ण आता है इस प्रयत्न के अंतर्गत, तो सिर्फ हर्स्व अ आता है। इसलिए कहा भी गया है क्या, हर्स्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, हर्स्व अ ही सिर्फ संवृत के प्रयोग में, प्रयत्न में आता है। और संवृत का अर्थ क्या होता है, तो ढका हुआ या फिर बंद, ये होता है संवृत का अर्थ। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद को आप समझ गए। एक बार फिर से पीडीएफ को देखकर लिख कर प्रयास कीजिएगा, बैठ जाएगा दिमाग में। इसलिए छोटा सा, हम ज़्यादा एक ही बार में बहुत बड़ा लेसन नहीं दे रहे हैं आपको। छोटे छोटे उद्देश्य को जब उद्देश्य का पूर्ति कीजिएगा तो आप लक्ष्य तक पहुँचिएगा। अगर आप पहले से पढ़ें तो अच्छा है, नहीं पढ़े हैं तो ऐसे छोटे छोटे पाठ को हम पढ़ाएंगे और ऐसे ही छोटा छोटा लिखते चलेंगे ना तो एक बार विशाल संग्रह आपके पास हो जाएगा। और फिर व्याकरण में से कहीं से प्रश्न आएगा तो आप आंख मूंद कर बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ टिप्पणी में देखेंगे। क्या टिप्पणी देखेंगे हम, कि भाई संवृत के बारे में देखेंगे। टिप्पणी दिया हुआ है कि शास्त्रीय साधनिका या प्रयोग सिद्धि अवस्था में अ का प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विवृत ही होता है। देखिए जो तीसरा भेद था आभ्यंतर प्रयत्न का, तीसरा भेद विवृत, जिसका अर्थ होता है खुला हुआ। अच्छा, विवृत में कौन कौन वर्ण आता है, तो 9 स्वर जो स्वर होता है, 9 स्वर जो होता है संस्कृत व्याकरण में, तो विवृतम स्वरानाम, सूत्र भी है ना विवृतम स्वरानाम, जो 9 स्वर होता है विवृत प्रयत्न के अंतर्गत आता है। बोलता है कि देखिए अ को जो है 5वां जो है संवृत प्रयत्न उसके अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन टिप्पणी में जब आप पढ़ेंगे कि शास्त्रीय या प्रयोग सिद्धि में जो है अ का प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विवृत में ही होता है। किसमें होता है, तो विवृत में ही होता है। अगर सिर्फ पूछेगा अ का प्रयत्न कौन सा है, अ वर्ण का प्रयत्न, तो बता दीजिएगा संवृत है। लेकिन अगर उसमें 2 लाइन जोड़ देगा कि शास्त्रीय अवस्था में अ का प्रयत्न कौन सा है, तब विवृत मारिएगा। क्योंकि विवृत में जो है पूरे स्वर को संख्या जो 9 है, पूरा स्वर जो है विवृत प्रयत्न में आता है। अ ई उ री री ए ऐ ओ औ, ये आता है आपका विवृत प्रयत्न में, इसमें अ भी है। तो सिर्फ क्या जोड़ेगा, अ का प्रयत्न, अ का प्रयत्न कौन सा है, तो संवृत है। लेकिन शास्त्रीय अवस्था में अ का प्रयत्न कौन सा है, तब बताएंगे विवृत। इसलिए कहा भी गया है क्या, कि प्रक्रिया दशायाम तु विवृतम एव। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो अ सिर्फ रहेगा तो संवृत मार देंगे, लेकिन अ के साथ अगर शास्त्रीय या प्रयोग सिद्धि जुड़ जाएगा तो फिर विवृत में जो है 9 वर्ण आता है विवृत प्रयत्न में, तो विवृत ही मारेंगे। ठीक है, अब चलिए हमने
पहले अभ्यंतर के 5 पुत्र के बारे में, 5 भेद के बारे में हम लोग जान गए। अब जानेंगे बाह्य प्रयत्न, जिसके 11 पुत्र होते हैं। इसको बस शॉर्ट में समझाएंगे, समझिएगा बस। अब मेरा उद्देश्य आपको समझाना, बहुत ज़्यादा डिटेल लिख के आपको आपके दिमाग को भारी नहीं करना है। शॉर्ट में लिखेंगे और अच्छे से आपके दिमाग में बैठा दें, यही मेरा कर्तव्य है। ये आपको समझाने का प्रयास करते हैं हम हमेशा। बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हमने बताया था। कौन कौन सा भेद, अगर आप देखेंगे पीडीएफ को तो उसमें है आपका विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये आपका 11 बाह्य प्रयत्न के भेद होते हैं। अब क्या है, हमने देखे यहाँ आप देखिएगा कि विवार, श्वास और अघोष ये 3 को एक कॉलम में दिए हैं। संवार, नाद और घोष ये 3 एक कॉलम में हैं। अल्प प्राण एक में है, महाप्राण देखिए 3 3 6 2 8 और 3 यहाँ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये बाह्य प्रयत्न के अलग अलग 11 भेद हैं। अब क्या है कि विवार और श्वास और अघोष ये खर प्रत्याहार, प्रत्याहार अभी आप लोग को पढ़ाए नहीं है। अगर प्रत्याहार जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो प्रत्याहार पढ़ाएंगे आप लोगों को। जब मैं श्वास से पढ़ाएंगे तो प्रत्याहार इसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो बोलता है खर प्रत्याहार के अंतर्गत, खर में जो है र में आपका ये होगा, हलंत हो जाएगा, यहाँ छूट गया है, ठीक है, यहाँ हलंत हो जाएगा। तो बोलता खर प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं, बोलता प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण और श श स। प्रत्येक वर्ग मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और क च ट त प। ये 5 जो वर्ग हैं, पांचों वर्ग का प्रथम वर्ण, पांचों वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, ठीक है। यानी क ख, च छ और ट ठ, त थ और प फ। ये पांचों वर्ण का प्रथम और द्वितीय वर्ण हो गया। और 4 गो और 3 गो श, श और स, तालब स, मुदन स, 4 दूनी 8 3 11 जो वर्ण है, ये 11 वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए एक खर प्रत्याहार में आप देखेंगे ख फ छ ठ त च च त व, हाँ, क प श श। खर प्रत्याहार जब आप बनाते हैं ना, जब महेश्वर सूत्र आपको अगर प्रत्याहार बनाने आता है तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आता है वो आता है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, तालब श, मूर्धन्य स और दंस। ये खट प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अभी आप इतना ही जानिए कि खट प्रत्याहार के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण और प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण और तालब श, मूर्धन्य स और दंस, इतना वर्ण जो है विवार, स्वार, अघोष कहलाता है। खरह विवारा श्वासा अघोषाश्च। अभी क्या करना है, तोता, सुग्गा, शुक के तरह आपको इस चीज को रट जाना है। जब प्रत्याहार बताएंगे और अच्छे से समझ जाइएगा, और अगर प्रत्याहार का ज्ञान है तो अभी ही आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब खट प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, और फिर जो ग्रुप में, जो पेड ग्रुप है उसमें आप पूछ भी सकते हैं। अगर दिक्कत होता है, समझने में कठिनाई हो रही है तो आप जब तक नहीं पूछें तो समझ में नहीं आएगा आप कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है, पूछना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो खट प्रत्याहार के वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, तालब स, मूर्धन्य स, दंस स, ये सब विवार, श्वार, अघोष प्रयत्न के अंतर्गत आता है। इसलिए कहा गया है खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, ठीक है। चलिए, खट प्रत्याहार के तीनों में आता है। दूसरा आप कॉलम देखेंगे, यह है आपका संवार, नाद और घोष। इसमें आप देखेंगे कि हस प्रत्याहार, किस प्रत्याहार के अंतर्गत, तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत। हस प्रत्याहार में अगर आप सुन रहे हैं, सुन के आप याद रखिएगा, हस प्रत्याहार में ह, य, व, र, ल, य, म, अंग, न, झ, भ, घ, ढ, द, ज, ब, ग, ड और द। लग रहा है अगर आप माहेश्वर सूत्र याद नहीं होगा ना तो ये आपके दिमाग से बाहर चला जाएगा। तो सूत्र याद करवाएंगे तो और या प्रत्याहार को समझेंगे तो फिर ये सब चीज़ बड़ा आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। और समझा देंगे, मेरा काम है समझाना, वो समझा देंगे प्रत्याहार नहीं आता है तो। बोलता है कि संवार और नाद और घोष, ये जो तीनों प्रयत्न है, ये हस प्रत्याहार के वर्ण जो होते हैं वो, और प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण य, र,
और व एवं ह ये जो है संवार नाद घोष प्रयत्न के अंतर्गत आता है। इसलिए कहा भी गया है हशः संवारा नादा घोषाश्च। ठीक है। और तीसरे कॉलम में आप देखेंगे अल्प प्राण। क्या देखेंगे? अल्प प्राण। इस प्रयत्न के अंतर्गत आता है वर्गों, जितना वर्ग है 5 वर्ग है, पांचों वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम। उदाहरण के लिए पहला वर्ग अगर क है तो क में क पहला वर्ण हो गया, तृतीय वर्ण हो गया आपका ग, तृतीय पहला वर्ण क्या हो जाएगा क, तृतीय वर्ण हो जाएगा ग और पंचम वर्ण हो जाएगा अंग। इसी प्रकार से बोलता है कि जो पांचों वर्ग है उसका प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण जो होता है चारों, वो वर्ण जो है अंतस्थ संज्ञक वर्ण, ये अल्प प्राण प्रयत्न के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग महाप्राण के बारे में देखेंगे। महाप्राण में जो है, एक मिनट, महाप्राण में देखेंगे हम कि वर्गों के द्वितीय चतुर्थ वर्ण एवं उष्म संज्ञक वर्ण जो होता है उसका प्रयत्न जो होता है वो होता है महाप्राण। मतलब महा का अर्थ ही होता है अधिक या ज्यादा। महा का क्या होता है? अधिक या ज्यादा। और प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु। महाप्राण मतलब अधिक या ज्यादा वायु। महा मतलब अधिक और प्राण का मतलब वायु। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से जो है अधिक वायु फेंकना पड़े। बाह्य प्रयत्न में क्या है? हम बताते हैं बाह्य प्रयत्न मतलब अधिक वायु, कर्ण से लेके फेफड़ा तक जो बोलते हैं, अधिक वायु हो तो बाह्य प्रयत्न लगता है। तो वहां उसने भी कौन सा प्रयत्न कर रहे हैं? तो महाप्राण का प्रयत्न कर रहे हैं। कौन सा प्रयत्न कर रहे हैं? तो महाप्राण का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अधिक वायु मतलब जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु को फेंकना पड़े उसे ही महाप्राण कहते हैं। और महाप्राण में कौन कौन सा वर्ण आता है? तो वर्ग के द्वितीय, क्या कौन कौन सा? वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ और उष्म संज्ञक वर्ण जो है महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। यानी वर्ग के द्वितीय, वर्ग मान लीजिए क वर्ग है तो क का द्वितीय वर्ण कौन सा होगा भाई? क का द्वितीय वर्ण ख होता है। चतुर्थ वर्ण कौन सा होता है? घ होता है। इसी प्रकार क के बाद पांचों वर्ग देखेंगे। च है तो च का द्वितीय वर्ण छ होता है और चतुर्थ वर्ण क्या होता है? झ होता है। इसी प्रकार हम ट का देखेंगे, ठ होता है द्वितीय वर्ण और ढ होता है चतुर्थ वर्ण। बोलता है वर्ग के पांचों वर्ग का जो है आपका द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश और ह यानी उष्म वर्ण, जो उष्म संज्ञक वर्ण है यहाँ लिखा हुआ है ना, ये उष्म संज्ञक वर्ण ये महाप्राण के प्रयत्न के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब है अंतिम। अंतिम मतलब अभी तक में हम लोग 8 प्रयत्न को पढ़ लिए बाह्य प्रयत्न में और 3 प्रयत्न और है। ये कौन सा 3 प्रयत्न? ये है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और प्रश्न जो ज़्यादा टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल, बीपीएससी में जो पूछा जाता है वो बाह्य प्रयत्न अगर कोई पूछेगा ना तो आपको उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, क्योंकि थोड़ा सा समझना आसान है और याद रखना आसान है इसको, इसलिए प्रश्न भी इसी से ज़्यादा पूछा जाता है। क्या पूछेगा? तो उदात्त, अनुदात्त या बोले उदात्त वर्ण, उदात्त प्रयत्न में कौन कौन सा वर्ण आता है? तो जितना स्वर वर्ण है सब उदात्त के अंतर्गत आता है। अनुदात्त के अंतर्गत कौन सा आता है? तो जितना स्वर वर्ण है सब अनुदात्त के अंतर्गत आता है। स्वरित के अंतर्गत कौन सा आता है वर्ण? तो जितना स्वर वर्ण है सब स्वरित के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। तो हम लोग आज क्या पढ़े? हम लोग पढ़े प्रयत्न को। प्रयत्न में हम लोग पढ़े प्रयत्न के 2 भेद होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। और बाह्य 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसको हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। इसको एक बार फिर से पीडीएफ को आप पढ़ेंगे। विशेष कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़े हुए हैं, इसमें भी ग्रुप बना हुआ है और जब चाहें आप पूछ सकते हैं। कक्षा जो है सोमवार से शुक्रवार चलेगी। हो सकता है कल के कक्षा में हम अब्सेंट रहें, में भी अगर कल हम अब्सेंट रहते हैं तो इसकी पूर्ति रविवार को कर देंगे, क्योंकि कक्षा का समय जो है वो सिर्फ सोमवार से शुक्रवार है। शनिवार रविवार हम रिजर्व रखे हुए हैं कि किसी दिन अगर कक्षा हम
किसी का अनुभव नहीं ले पाते हैं तो शनिवार रविवार को उसकी पूर्ति हो जाएगी। अगर मान लीजिए कल हम कक्षा नहीं लेंगे, पहले से आप लोग को आगाह कर रहे हैं, तो उसकी पूर्ति हम रविवार को निश्चित रूप से कर देंगे। पाठ कैसा लगा आप पेड ग्रुप जो बनाए हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ बताएंगे। आप पाठ की रिव्यू भी जानना आपका जरूरी है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। पाठ में क्या आपको समझने में कठिनाई हुई उसको भी आप लिखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और शुभ रात्रि।